गुड मॉर्निंग, मैं आशीष। आज हम लोग अमेरिका और ईरान के बीच में जो तनाव बढ़ रहा है उस पर चर्चा करेंगे और यह तनाव मिडिल ईस्ट में यानी मध्य पूर्व में एक संघर्ष का कारण बन सकता है। इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जैसा है कि देखिए थंबनेल में लिखा हुआ है अमेरिका ईरान तनाव भारत के लिए सुनहरा मौका है या एक नई चुनौती का कारण बन सकता है। इस पर हम लोग चर्चा करेंगे, बातों का विश्लेषण करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। चलिए देखिए, पहले हम लोग समझते हैं अमेरिका देख सकते हैं, अमेरिका यहाँ पर है और ईरान यहाँ पर है, ठीक है ना। ये अमेरिका ईरान के बीच में संघर्ष हो रहा है और इस संघर्ष का परिणाम स्वरूप ये जो पूरा मिडिल ईस्ट है, ये जो पूरा एरिया मिडिल ईस्ट कहलाता है यानी मध्य पूर्व का एरिया संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा और इसका प्रभाव निश्चित रूप से किस पे पड़ेगा, तो अपना भारत देश पर भी पड़ेगा। तो तीनों के संदर्भ में हम लोग जानकारी लेने का प्रयास करेंगे आज। चलिए चालू करते हैं, हम लोग इसको हटा देते हैं। देखिए पहला क्या है, जो अमेरिका और ईरान का संघर्ष शुरुआत से समझेंगे, इसका इतिहास को समझेंगे कि आखिर ये दशकों से संघर्ष क्यों हो रहा है ना। और ट्रंप का आते ही हाल में जो ट्रंप राष्ट्रपति बने अमेरिका, उसके बाद ये तनाव और बढ़ गया है। तो देखते हैं क्या है कि अमेरिका और ईरान के संबंध में दशकों से तनाव बना हुआ है। यह संघर्ष मुख्य रूप से भू राजनीतिक यानी जियोपॉलिटिक्स है। तेल संसाधन, तेल के लिए लड़ाई हो रहा है और परमाणु कार्यक्रम, जो अभी ईरान अपना परमाणु कार्यक्रम चालू किए हुए कि परमाणु बम बनाएंगे, है ना, इसको लेकर और क्षेत्रीय प्रभाव को लेकर यह तनाव अमेरिका और ईरान के बीच में बना हुआ है। और इसके प्रमुख चरणों को अलग अलग फेज में क्या क्या ऐसा घटना घटा जो ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव का कारण बना, इसको भी हम लोग समझेंगे। सबसे पहला प्रारंभिक फेज हम लोग पढ़ेंगे। क्या है ये प्रारंभिक फेज है, ये 1953 के पहले का बात हो रहा है, 1953 के पहले का बात हो रहा है। क्या हुआ था, तो 1941 का बात हो रहा है। इसमें द्वितीय विश्व युद्ध के बाद ब्रिटेन और सोवियत संघ ने ईरान पर कब्जा कर लिया। जब सेकंड वर्ल्ड वार हो रहा था उस समय ब्रिटेन और सोवियत संघ मिलकर क्या कर लिया, ईरान पर कब्जा कर लिया। कब्जा करने का मुख्य उद्देश्य क्या था, वही तेल संसाधन, है ना। और 1951 में घटना घटा कि ईरान के प्रधानमंत्री मोहम्मद मोसद्देक ने देश के तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, जिससे कि ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गया। और 1951 में ईरान के जो प्रधानमंत्री थे, पीएम थे, वो मोहम्मद मोसद्देक थे। उन्होंने तेल इंडस्ट्री, ऑयल इंडस्ट्री था, उसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। उस पर ऑयल इंडस्ट्री पर गवर्नमेंट का अधिकार स्थापित कर दिया गया, जिससे क्या हुआ कि ब्रिटेन और अमेरिका नाराज हो गया, क्योंकि अब उसको तेल जो था ईरान से आसानी से प्राप्त नहीं होता और प्राप्त होता तो महंगे दर पर प्राप्त होता। तो इससे क्या हुआ, मनमुटाव बढ़ा ईरान और अमेरिका के बीच में। अमेरिका फिर आगे क्या करता है, वो तेल का खेल को समझिए। यहाँ पर 1953 का बात हो रहा है कि तख्ता पलट और शाह का शासन। अमेरिका क्या किया कि ईरान में जो पीएम मोहम्मद मोसद्देक जो था उसका तख्ता पलट करवा दिया और अपना एक चहेता, है ना, अपना एक चहेता शासक को सौंप दिया, जिसका नाम था आपका शाहरजा पहलवी। शाहरजा पहलवी को 1953 में क्या किया, ईरान का तख्ता पलट करवाया और शाहरजा पहलवी वहाँ का शासक नियुक्त कर दिया, ताकि उसका पेट्रोल का, उसका कच्चा तेल का प्राप्ति आराम से होते रहे। शाहरजा पहलवी इसका चहेता था अमेरिका का, तो वो क्या किया कि आराम से उसको तेल प्रोवाइड करता था और उसके साथ साथ अमेरिका का जो कल्चर था यानी वेस्टर्न कल्चर को ईरान में लागू करने लगा, ठीक है ना। ये शाहरजा पहलवी, ठीक है। तो यही आगे लिखा हुआ कि शाहरजा अमेरिका समर्थक बने रहे और ईरान में पश्चिमी नीतियों का बढ़ावा देता रहा, यानी वेस्टर्न कल्चर का, वेस्टर्न जो पॉलिसी था और वेस्टर्न कल्चर था उसको ईरान में लागू करने लगे। 1979 का बात है। 1979 में एक और फेज आता है, ईरान में इस्लामिक क्रांति होता है। ईरान में इस्लामिक क्रांति होता है। अब देखिए, जो शाहरजा पहलवी कर रहे थे कि अमेरिका के समर्थक बने हुए थे, उनको कच्चा तेल दे रहे थे और पश्चिमी संस्कृति को अपना देश में लागू कर रहे थे, ईरान में लागू कर रहे थे। तो ईरान में कुछ कट्टरवादी संगठन, जो मुल्ला मौलवी वगैरह का जो रहता था, वो संगठन जिसका अगुवाई एक आयतुल्ला खुमैनी कर रहे थे, वो क्या कर दिए कि ईरान में विद्रोह करने लगे, विरोध करने लगे सरकार का। और उनका आधार था, एक तो धर्म आधार था,
धर्म के नाम पर ये जो शाह रजा पहलवी है अमेरिका का पिछलग्गू है, ईरान में इस्लाम धर्म को खतरा पहुंचा रहा है ना। इस्लाम धर्म के अनुसार ईरान का शासन होना चाहिए और यहाँ का कल्चर होना चाहिए। इस आधार पर वो विरोध करने लगे और आर्थिक आधार पर भी कि आराम से शाह रजा पहलवी सस्ता दर पर ईरान अमेरिका को कच्चा तेल दे देता है। इस आधार पर वो विरोध करने लगे और 1979 में क्या होता है, ईरानी इस्लामिक क्रांति होता है। किसके नेतृत्व में? तो आयतुल्लाह खुमैनी। देखिए यही लिखा हुआ है कि शाह के शासन के खिलाफ, यही शाह रजा पहलवी के शासन के खिलाफ विरोध बढ़ता गया और 1979 में क्या होता है, एक इस्लामिक क्रांति हो जाता है। इस्लामिक क्रांति हो जाता है ना। आयतुल्लाह खुमैनी सत्ता में आए, ईरान में एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर दिया गया। अब आयतुल्लाह खुमैनी जो विरोध कर रहे थे अब वो सत्ता में आ जाते हैं और आपका शाह रजा पहलवी जो ईरान के शासक थे, जिसको अमेरिका बनाया था, उसको हटा देते हैं और खुद गद्दी पर बैठ जाते हैं और ईरान को एक इस्लामिक गणराज्य घोषित कर देते हैं। इस्लामिक गणराज्य घोषित कर देते हैं ईरान को। ये ईरान अब एक इस्लामिक गणराज्य होगा, यहाँ पर कोई वेस्टर्न कल्चर नहीं चलेगा, ठीक है। और तभी से अमेरिका और ईरान के बीच में तनाव और बढ़ने लगा। ईरान अमेरिका संबंधों में निर्णायक मोड़ तब आया जब ईरानी छात्रों ने तेहरान स्थित अमेरिकी दूतावास पर हमला कर 52 नागरिकों को 444 दिनों तक बंधक बना कर रखा। जो ईरान में कुछ छात्र संगठन थे, छात्र लोग थे, वो 52 अमेरिकी नागरिकों को बंधक बनाते 444 दिन तक, जिससे अमेरिका परेशान रहता है और ईरान से और काफ़ी तनाव बढ़ जाता है। देखिए वर्तमान में जो तनाव है ना, वो दशकों का परिणाम है। वो एक दिन में अचानक ट्रंप के आने से नहीं हुआ है। ये जो फेज है, इसी फेज से आपको समझ में आएगा कि तनाव कैसे कैसे गंभीर होते गया और अमेरिका ईरान के बीच में तनाव अभी कितना बढ़ चुका है। अब आता है जो चौथा फेज 1980 से 1988 के बीच में ईरान इराक का युद्ध होता है और उसमें अमेरिका इराक का साथ देता है। वही बात यहाँ पर है कि 1980 में इराक के तानाशाह सद्दाम हुसैन ने ईरान पर हमला कर दिया। अमेरिका ने इराक को सैन्य और वित्तीय सहायता दी, जिससे ईरान नाराज हुआ। ऑब्वियसली है, इराक अब ईरान पर हमला कर दिया, सद्दाम हुसैन ईरान पर हमला कर दिया गया और अमेरिका सद्दाम हुसैन का सपोर्ट कर रहा है। सद्दाम हुसैन को पैसा भी दे रहा है, सद्दाम हुसैन को हथियार भी दे रहा है, सद्दाम हुसैन को सैनिक सहायता भी दे रहा है और बोलता कि ईरान के विरोध में तुम लड़ाई लड़ो। तो ईरान तो ऑब्वियसली अमेरिका से नाराज तो होगा ही होगा। तो बस यही बात बताया जा रहा है। ये अलग बात है कि बाद में अमेरिका सद्दाम हुसैन को भी फांसी पर चढ़वा देता है। 1988 में अमेरिका ने गलती से ईरान का एयर फ्लाइट 455 को गिरा दिया, जिससे 290 लोग मारे गए, है ना। तो 1988 की बात है कि अमेरिका गलती से एक ईरान का फ्लाइट जा रहा था, उसको मार देता है ना, हमला कर देता है उस पर और मार के गिरा देता है, जिससे 290 लोग मारे जाते हैं। इससे ईरान आरोप लगाया कि हो ना हो यह अमेरिका जानबूझकर हमला किया है ईरान के फ्लाइट पर और इतने लोगों को मरवा दिया, 290 लोगों को मरवा दिया। तनाव और बढ़ता है ना। मतलब तनाव कम होने का कोई गुंजाइश नहीं। दिन प्रतिदिन साल दर साल ये तनाव और बढ़ता ही जा रहा है अमेरिका और ईरान के बीच में। आगे देखते हैं अगला फेज 1990 से 2000 के बीच में अमेरिकी प्रतिबंध और एक्सिस ऑफ एविल। ये क्या है भाई, इसको समझिए। अमेरिका ने ईरान पर कई आर्थिक प्रतिबंध लगाए। 1990 और 2000 के बीच में अमेरिका क्या किया कि ईरान पर बहुत ज़्यादा आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, है ना, इकोनॉमिक सैंक्शन लगा दिया। और इसके साथ साथ क्या किया कि 2002 में अमेरिका राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल यानी कि बुराई की धुरी में शामिल कर दिया गया। एक लिस्ट है या एक ग्रुप है जो सबसे खराब कंट्री, जो सबसे करप्ट कंट्री होता है या फिर जब से सबसे ऐसा कंट्री जिसको माना जाता है कि पूरा विश्व के लिए खतरा है ना। उस लिस्ट में जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने ईरान को एक्सिस ऑफ एविल या बुराई की धुरी या शैतान का धुरी में वो लिस्ट में शामिल कर दिया है, जिससे ईरान क्या हुआ और नाराज हो गया कि उसको पूरा विश्व में बदनाम किया जा रहा है, उसको शैतान बोला जा रहा है ना। आगे देखते हैं हम लोग, छठा फेज में आते हैं और क्यों तनाव बढ़ा। तो 2005 से 2015 का एक फेज आता है। इसमें क्या होता है 2005 से 2015 में कि ईरान जो होता है अपना परमाणु कार्यक्रम तेजी से बढ़ाने लगता है, यानी परमाणु बम और बनाना चाह रहा है, वो तेजी से अपना कार्यक्रम में लगा हुआ है, जिससे अमेरिका और यूरोपियन कंट्री नाराज हो जाते हैं, है ना। और ईरान को किसी भी कीमत पर परमाणु शक्ति नहीं बनने देना चाहते हैं, उस पर और बहुत कड़ा से कड़ा आर्थिक प्रतिबंध लगा देते हैं, जिससे क्या होता है कि अमेरिका का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ही खराब हो जाता है। और इतना खराब हो जाता है कि लास्ट में
ईरान का इकोनॉमिक कंडीशन बहुत ख़राब हो जाता है, और इतना ख़राब हो जाता है कि लास्ट में वो अमेरिका और यूरोपियन देशों के साथ समझौता करने को राजी हो जाता है। उस समझौता को कहते हैं JCPOA, है ना, JCPOA यानी ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। देखिए इसी बात को यहाँ पर समझाया गया है कि 2005 में राष्ट्रपति महमूद अहमद निजाद ने सत्ता में आने के बाद ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। यह जब महमूद अहमद नेजाद आते हैं सत्ता में तो अपना परमाणु कार्यक्रम को और तेजी से बढ़ाने लगते हैं। इससे देश नाराज होता है, अन्य यूरोपियन देश नाराज हो जाता है। 2015 में अमेरिका और अन्य देशों ने ईरान के साथ ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन JCPOA हस्ताक्षर करता है, जिससे ईरान पर प्रतिबंध हटा लिया जाता है ना। यह जब सिग्नेचर हो जाता है JCPOA तो अब क्या होता है, JCPOA के तहत ईरान परमाणु कार्यक्रम नहीं बनाएगा, नहीं चलाएगा आगे, है ना, परमाणु बम बनाने की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। बदले में यूरोपियन कंट्री और अमेरिका उस पर लगे हुए जो इकोनॉमिक सैंक्शन थे, जो आर्थिक प्रतिबंध था, उसको वापस हटा लेता है। क्लियर। इस पर हस्ताक्षर होने के बाद, इस संधि पर हस्ताक्षर होने के बाद आगे होता है 2018 से 2020 में ट्रंप का शासनकाल आ चुका होता है। ट्रंप का प्रशासन में और तनाव बढ़ जाता है, ईरान और अमेरिका के बीच में तनाव और बढ़ जाता है। ट्रंप का मानना था कि जो JCPOA साइन हुआ है वो बस दिखावा के लिए साइन हुआ है, ईरान उस संधि को नहीं मान रहा है, वो चुपके चुपके अपने परमाणु कार्यक्रम को चला रहा है और परमाणु शक्ति प्राप्त कर रहा है। अब बदले में वो क्या कर रहा है कि जो इकोनॉमिक सेंक्शन हटा है, जो आर्थिक प्रतिबंध हटा है, उसका भी वो फायदा उठा रहा है और अपना आर्थिक स्थिति भी ठीक कर रहा है। इसलिए अमेरिका क्या कहता है कि वो JCPOA जो संधि हुआ तो उससे अपना वापस हट जाता है ना, और फिर से और ईरान पर इकोनॉमिक सेंक्शन लगा देता है, आपका आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है। वही बात यहाँ पर समझा रहा है कि 2018 में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने JCPOA से अमेरिका को हटा लिया और ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए। आगे देखते हैं। फिर ट्रंप के बाद क्या होता है, बाइडेन का शासन आता है ना। तो 2020 में अमेरिका ने बगदाद में ड्रोन से हमले से ईरान का जनरल कासिम सुलेमानी की हत्या कर दी, जिससे दोनों के बीच में तनाव और बढ़ गया। देखिए 2020 का बात है कि बगदाद में ईरान का एक जनरल था, सैनिक जनरल था, सेना का जनरल, उसका नाम था कासिम सुलेमानी। उसको ड्रोन हमला अमेरिका करवाता है, उसको मरवा देता है, जिससे तनाव और बढ़ जाता है। बस यहाँ पर आपको समझना है कि साल दर साल, फेज दर फेज, है ना, चरण दर चरण दोनों के बीच में तनाव बढ़ता गया है। जवाब में ईरान ने इराक स्थित अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर भी मिसाइल हमला कर देता है। बदले में ईरान क्या करता है कि इराक में जो अमेरिका का सैन्य ठिकाना था, जो सैन्य अड्डा था, उस पर हमला कर देता है, तनाव और बढ़ जाता है। अब देखिए 2021 से 2024 में क्या होता है, बाइडेन प्रशासन और परमाणु समझौते की वापसी की कोशिश करता है ना। जब बाइडेन आ जाता है, अमेरिका का राष्ट्रपति बनता है, तो फिर से वो JCPOA में शामिल होना चाहता है और ईरान को मनाता कि चलो हम लोग फिर से JCPOA संधि को मानते हैं, तुम परमाणु शक्ति वाला जो परमाणु बम बनाने वाला कार्यक्रम है उसको बंद करो, बदले में हम तुम्हारा आर्थिक प्रतिबंध को कम कर देते हैं, बंद कर देते हैं। तो यही बात को यहाँ पर समझाया गया है। देखिए जो बाइडेन प्रशासन ने ईरान के साथ बातचीत शुरू की, लेकिन कोई ठोस समझौता नहीं हो सका। इसका कारण था अक्टूबर 2023 में गाजा युद्ध के बाद अमेरिका ईरान का संबंध और बिगड़ गया, क्योंकि अमेरिका ने इजराइल का समर्थन किया और ईरान ने हमास का। जो बाइडेन कोशिश किया कि ईरान के साथ अच्छा संबंध हो जाए, लेकिन उसी समय अक्टूबर 2023 में इजराइल और गाजा पट्टी में युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है, फिलिस्तीन में युद्ध शुरू हो जाता है हमास के साथ। तो अमेरिका इजराइल का साथ दे रहा था और ईरान आपका गाजा पट्टी में हमास का साथ दे रहा था। तो निश्चित रूप से समझौता कारगर नहीं हो सका और यह तनाव खत्म नहीं हो पाया। अभी देखिए फिर ट्रंप वापस आ गया, और ट्रंप तो समझिए कि ईरान का कट्टर दुश्मन है, अब फिर से वापस आ गया। तो 2024 से 2025 मौजूदा हालात, जो अभी 25 में मौजूदा हालात है, अमेरिका ने हाल ही में यमन, सीरिया और इराक में ईरान समर्थित समूहों पर हवाई हमला कर दिया। जितना भी इन सभी स्थान पर जितना भी ईरान समर्थित गुट था, उस पर हवाई हमला अमेरिका शुरू कर दिया है। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करने की धमकी दी है, जिससे मध्य पूर्व में युद्ध का खतरा बढ़ सकता है। अब ईरान भी बोल रहा है कि अब इसका जवाब तो हम भी देंगे। इससे क्या होगा कि मिडिल ईस्ट में एक संघर्ष का अखाड़ा बन जाएगा, संघर्ष का अड्डा बन जाएगा, ठीक है ना। अब अमेरिका मारेगा, बदले में उसका जवाब ईरान देगा, तो संघर्ष तो होगा ही होगा।
अमेरिका की सैन्य उपस्थिति रेड सी और फारस की खाड़ी में बढ़ गई है। आपका जो रेड सी है, लाल सागर है, और फारस का खाड़ी है, उसके बीच में क्या हुआ है कि अब वहाँ पे सैन्य शक्ति को और लागू कर दिया है अमेरिका, ठीक है ना, सैन्य उपस्थिति को बढ़ा दिया है रेड सी में और फारस की खाड़ी में, ठीक है, ताकि वो ईरान को टेकल कर सके। अब निष्कर्ष यही है कि अमेरिका ईरान संघर्ष मूल कारण तेल संसाधन, परमाणु शक्ति और मध्य पूर्व में प्रभाव जमाना है। यह संघर्ष भविष्य में गहरा सकता है, खासकर अगर ईरान परमाणु हथियार परीक्षण करता है। अमेरिका ईरान पर हमले भी कर सकता है। तो मुख्य रूप से हम लोग समझ गए कि जो दोनों के बीच में तनाव है, इसका मूल कारण क्या है? एक तो तेल संसाधन है ना, और दूसरा ईरान जो अपने आप को परमाणु शक्ति संपन्न करना चाहता है, अमेरिका उसको नहीं करने देना चाहता है। तनाव का मूल दो कारण यही है, ठीक है ना। और अमेरिका यह भी चाहता है कि मध्य पूर्व यानी मिडिल ईस्ट में अपना प्रभाव जमा के रखें। वो प्रभाव जमाने के लिए ईरान को वो दबा के रखना चाहता है, और इसका विरोध ईरान कर रहा है, और यही संघर्ष बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों ने ईरान और अमेरिका के बीच में जो तनाव था उसका इतिहास को समझने का प्रयास किया। लेकिन निश्चित रूप से लड़ाई इन दोनों के बीच में होगा, तनाव इन दोनों के बीच में होगा, संघर्ष मिडिल ईस्ट में होगा, लेकिन इसका प्रभाव भारत पर भी पड़ेगा ही पड़ेगा, क्योंकि भारत का संबंध अमेरिका के साथ भी बहुत ही बेहतर है और ईरान के साथ भी बहुत ही बेहतर है। तो भारत का राजनीति और भारत का आर्थिक स्थिति पर इन दोनों का संघर्ष का प्रभाव पड़ने वाला है। तो चलिए संक्षेप में उसको भी हम लोग समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए क्या है कि अमेरिका ईरान संघर्ष अब भारत के लिए अवसर या चुनौती। यह भारत के लिए एक अवसर भी दे सकता है और एक चुनौती का कारण भी बन सकता है। इन दोनों देशों के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, ईरान और अमेरिका के बीच में जो संघर्ष हो रहा है, ये भारत के लिए अवसर भी है, चुनौती भी है। देखिए कैसे, तो भारत के लिए अवसर क्या है समझते हैं। ऊर्जा आपूर्ति का विविधीकरण। देखिए ईरान पर जब प्रतिबंध लगा दिया अमेरिका, तो भारत अब ईरान से तेल नहीं खरीद सकता है। भारत ईरान से कुल मिला के 10% तेल खरीदता था, टोटल तेल का 10% तेल ईरान से खरीदता था। ईरान से तेल खरीदने में लाभ यह होता था कि ईरान 60 दिन का उधारी देता था, 60 डेज का उधारी ये देता था। लेकिन अब भारत इससे नहीं ले सकता क्योंकि अमेरिका इस पर सेंक्शन लगा दिया। तो भारत क्या करता है, तो भारत अब अपना तेल का जो विक्रेता है उसका ऑप्शन, अलग अलग ऑप्शन तलाश किया। क्या क्या ऑप्शन है, तो भारत जाता किसके पास, भारत अब यूएई से तेल खरीद रहा है ना। भारत अब वेनेजुएला से ले रहा है, वेनेजुएला से तेल खरीद रहा है, रूस से तेल खरीद रहा है ना, अन्य जगह से भी तेल खरीद रहा है। इससे क्या हुआ कि यहाँ से अब तेल अपना ऑप्शन हटाकर अन्य जगह ऑप्शन का तलाश किया, ठीक है। आगे देखते हैं। भारत को रुपये रूबल का व्यापार जैसे वित्तीय तंत्र भी विकसित करने का अवसर मिला। यानी जब भारत रूस के साथ व्यापार किया तो रुपया रूबल में किया, इससे भारत को बहुत ज़्यादा फायदा भी मिला, ठीक है। आगे देखते हैं भारत के लिए और क्या अवसर है। दूसरा अवसर है कूटनीति मध्यस्थता। कूटनीति मध्यस्थता मतलब क्या होता है, डिप्लोमेसी में मीडिएटर का काम कैसे कर सकता है। जैसा कि अभी हम लोग चर्चा की है कि भारत का संबंध अमेरिका के साथ भी बहुत ही बेहतर है और भारत का संबंध ईरान के साथ भी बहुत बेहतर है। इससे क्या कर सकता है, भारत इसका लाभ उठा सकता है दोनों के बीच में मीडिएशन करवाने का। दोनों के बीच में क्या करेगा, मीडिएटर का काम करेगा और शांति स्थापित करने का प्रयास कर सकता है। इससे क्या होगा कि भारत का एक शक्ति का विस्तार होगा, भारत का पूरा विश्व में एक धाक जमेगा कि भारत दो देशों के बीच में तनाव को कम कर सकता है। अब भारत का लक्ष्य भी है सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्यता लेना, यह भारत के लिए भी फुलफिल करने का काम करेगा, है ना। तो इसी को बात को समझा रहा है यहाँ पर। देखिए भारत अमेरिका और ईरान दोनों के अच्छे संबंध रखता है और मध्यस्थता की भूमिका निभा सकता है। 2019 में ईरान सऊदी अरब वार्ता में भारत ने बैकडोर डिप्लोमेसी की थी। यानी ईरान और सऊदी अरब में 2019 में जो टेंशन था, जो तनाव बढ़ा हुआ था, वो पीछे से बैकडोर यानी कि छुप छुप के, है ना, भारत ने दोनों के बीच में मध्यस्थता किया और दोनों के बीच में शांति स्थापित करने का प्रयास किया। इससे क्या हुआ कि मिडिल ईस्ट में भारत का प्रभाव बढ़ा, ठीक है। आगे देखते हैं रक्षक सहयोग में वृद्धि। रक्षा सहयोग में वृद्धि क्या होगा, तो अगर दोनों के बीच में तनाव है अमेरिका और ईरान के बीच में, तो अमेरिका चाहेगा कि भारत अमेरिका के पक्ष में रहे, ईरान चाहेगा भारत ईरान के पक्ष में रहे। अमेरिका भारत को लुभाने का प्रयास करेगा, कुछ फैसिलिटीज देगा, है ना, व्यापार में, आर्थिक स्थिति में, राजनीतिक स्थिति में। वही उधर ईरान भी वही काम करेगा, है ना, कुछ फायदा देगा।
तो यहाँ पर भारत रक्षा सहयोग में वृद्धि हो सकता है। अमेरिका ईरान पर दबाव बनाकर भारत को अत्याधुनिक रक्षा तकनीक देने को अधिक तैयार हो सकता है ना। अमेरिका चाहेगा कि ईरान पर अधिक दबाव बढ़ाए, इसलिए भारत को अपने सपोर्ट में लो। अब भारत को अपने सपोर्ट में लेने के लिए अमेरिका क्या करेगा कि उसको कुछ कुछ फैसिलिटी देगा, जैसे कि आपको क्या दे सकता है, F-16 है, F-18 है ना। फिर आपका GE F-414 इंजन है। ये क्या होता है, ये आपका एक इंजन होता है जो बहुत ही हल्का होता है और उसका उपयोग फाइटर जेट में किया जाता है। इस इंजन का उपयोग फाइटर जेट में किया जाता है। ये बहुत हाई टेक्नोलॉजी वाला है। फाइटर जेट में इस इंजन का प्रयोग किया जाता है और यह इंजन बहुत ही हल्का होता है। यह इंजन भारत को दे सकता है, जिससे भारत का जो सेना होगा, नौसेना होगा, उसमें शक्ति में वृद्धि होगा। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। चाबहार पोर्ट और व्यापारिक विस्तार। अब इधर ईरान भी चाहेगा कि भारत को खुश रखें, तो भारत को खुश रखने के लिए चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट करेगा, है ना। चाबहार पोर्ट पर किसी भी तरह से प्रॉब्लम खड़ा नहीं होने देगा और इसका भारत का व्यापारिक विस्तार होगा। चाबहार पोर्ट भारत को मध्य एशिया और अफगानिस्तान को जोड़ता है, जिससे व्यापारिक लाभ हो सकता है। चाबहार पोर्ट भारत के लिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका सेंट्रल एशिया तक पहुंचने का। और चाबहार पोर्ट से ही, यानी ईरान से ही आपका ये जाता है, INSTC कॉरिडोर जाता है, यानी कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जाता है, वो ईरान से होकर ही जाता है। उसके लिए भी ईरान बहुत ही ज़्यादा उपयोगी है। इसी के बारे में बता रहा, INSTC इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। देखिए यहाँ पर, देखिए बात को समझिए। ये भारत है, महाराष्ट्र नरवा सेवा है, यहाँ से ये आपका एक व्यापारिक रूट निकला और ये ईरान का गया। ये ईरान का यहाँ पर बंदर आवास है, बंदर आवास होते हुए सीधे ईरान होते हुए सीधे जाएगा कहाँ, तो सेंट पीटर्सबर्ग, रसिया का सेंट पीटर्सबर्ग पहुंच जाएगा और यहीं से होते हुए यूरोप में घुस जाएगा। यह भारत का ये आर्थिक गलियारा है, यहाँ से इसका ट्रेड रूट है। ठीक है, इस ट्रेड रूट ईरान से होकर ही जाता है। तो ईरान भारत को अपने तरफ लाने के लिए, अपना पक्ष में करने के लिए इस रूट पे ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा, फैसिलिटी देगा, टैक्स कम लेगा, टोल कम लेगा, इससे भारत को अधिक से अधिक लाभ होगा। ठीक है ना। और यहाँ पे जो आपका चाबहार बंदरगाह बन रहा है, जो पोर्ट बन रहा है, उसमें भी भारत को अधिक से अधिक सहयोग करेगा, ताकि भारत खुश रहे ईरान से और अमेरिका के पक्ष में नहीं जाए। यानी कि भारत को दोनों तरफ से फायदा है। अमेरिका भारत को खुश करना चाहेगा, ईरान भी भारत को खुश करना चाहेगा। ठीक है ना। अब भारत दोनों का लाभ उठा सकता है आगे। लेकिन कुछ लाभ तो मिल रहा है, लेकिन कुछ चुनौतियाँ भी हैं। केवल लाभ ही लाभ नहीं है, कुछ चुनौती भी है। कैसे चुनौती है, तो ऊर्जा संकट और महंगाई। ऊर्जा संकट महंगाई क्या है, तो देखिए समझिए। ईरान से तेल आपूर्ति रुकने के बाद भारत को महंगा कच्चा तेल खरीदना पड़ा, जिससे मुद्रास्फीति बढ़ी। अब ईरान से जो तेल खरीद रहा था भारत, ईरान से बंद किया तो तेल में कमी हुआ, तेल कम हुआ, तेल का दाम बढ़ा। तेल का दाम बढ़ा तो भारत में ट्रांसपोर्टेशन खर्च बढ़ा, इससे क्या हुआ, हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया। हर प्रोडक्ट का दाम बढ़ गया तो भारत में महंगाई बढ़ गया, जिसको इकोनॉमिक्स में मुद्रास्फीति कहते हैं, यानी इन्फ्लेशन भारत का बढ़ गया। कच्चा तेल ईरान से नहीं खरीदने पर। दूसरा क्या है, रूस से तेल खरीद कर अस्थिर हो सकता है, जिससे ऊर्जा सुरक्षा पर संकट आ सकता है ना। जो रूस से भारत अभी तेल खरीद रहा है, यह अस्थिर भी हो सकता है, क्योंकि रूस अभी खुद वार में लगा हुआ है। तो अगर रूस से अगर तेल लेना प्रॉब्लम हो सकता है, तेल लेने में अगर प्रॉब्लम होगा, इधर ईरान से भी भारत तेल नहीं ले पा रहा है, तो भारत में ऊर्जा संकट का खतरा उत्पन्न हो सकता है। ये एक चुनौती का कारण बन सकता है। दूसरा क्या है, कूटनीतिक संतुलन की चुनौती, यानी डिप्लोमेसी की चुनौती। अब भारत का रिलेशन ईरान से भी अच्छा है और अमेरिका से भी अच्छा है। दोनों के बीच में कैसे अपना संबंध को साध सकता है, संतुलित रख सकता है, यह भारत का कूटनीतिक संतुलन पूरा सशक्त होना चाहिए। भारत को क्वाड, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया, भारत और रूस, ईरान के बीच में संतुलन स्थापित करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एक तरफ भारत क्वाड का सदस्य है, दूसरी तरफ भारत ब्रिक्स का भी सदस्य है। क्वाड में कौन कौन है, क्वाड में आपका कौन कौन है, एक अमेरिका है, भारत है, आपका जापान है और ऑस्ट्रेलिया है ना। अब ब्रिक्स में कौन है, तो ब्रिक्स में आपका ब्रिक्स प्लस हो गया है, इसमें टोटल 10 है। लेकिन टोटल 10 में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, एक तो चाइना हो जाएगा, दूसरा रसिया हो जाएगा। ये चाइना और रसिया अलग ब्लॉक में आएगा। एक ईरान भी अब शामिल हो गया, ईरान। ये तीनों को देखिएगा, ये अमेरिका के विरोधी है। क्वाड में अमेरिका है, ब्रिक्स में ये तीनों है। अब भारत दोनों का सदस्य है, तो दोनों के बीच में संतुलन स्थापित करना
भारत के लिए चुनौतीपूर्ण हो सकता है। बात को समझ रहे हैं? एक तरफ वो क्वाड में भी है अमेरिका के साथ, दूसरा तरफ ब्रिक्स में भी चीन, रसिया और ईरान के साथ है। तो यह बड़ा ही मुश्किल कारण हो सकता है। ठीक है, इसको साफ कर देते हैं। बात को समझते रहना है, बाकी लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, पीडीएफ आपको मिल जाएगा। आगे देखते हैं। चाबहार पर प्रतिबंध का खतरा। ठीक है, अगर भारत अमेरिका की तरफ ज़्यादा झुक जाता है तो भारत का चाबहार पोर्ट पर खतरा मंडरा सकता है, या फिर युद्ध छिड़ जाता है दोनों देश में, तो भारत जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ चाबहार में वो ईरान में फंस जाएगा। क्योंकि जब ईरान युद्ध में लग जाएगा तो निश्चित है अपना सारा का सारा पूंजी वो अपना युद्ध में ही लगाएगा, वो चाबहार के डेवलपमेंट में खर्च नहीं करेगा। अब भारत का पैसा तो लगा हुआ है, तो पैसा भारत का फंस जाएगा। यही बता रहा है कि अमेरिका का प्रतिबंध चाबहार पोर्ट को प्रभावित कर सकता है, जिससे भारत का मध्य एशिया में व्यापार कमजोर हो सकता है। जैसा अभी बताए थे कि भारत का जो व्यापार है इसका मध्य एशिया में यानी सेंट्रल एशिया में, यहाँ से जाता है आपका INSTC के द्वारा आगे सेंट्रल एशिया तक पहुँचता है ना, ये ईरान होकर ही जाता है। अगर प्रतिबंध बहुत ज़्यादा, अमेरिका बहुत ज़्यादा प्रतिबंध ईरान पे लगा देता है, आर्थिक प्रतिबंध लगा देता है, तो इसके पास पैसा कमी हो जाएगा, तो क्या होगा कि चाबहार पोर्ट का डेवलपमेंट रुक जाएगा। और ज़्यादा कड़ा प्रतिबंध लगा देता है तो भारत को इस रूट पे बिजनेस करना बड़ा ही क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो भारत के लिए बहुत ही ज़्यादा ये चुनौतीपूर्ण वाला काम हो जाएगा। यदि चीन ईरान में निवेश बढ़ाता है तो भारत का प्रभाव सीमित हो सकता है। देखिए यहाँ पे समझिए बात को कि भारत को दोनों के साथ संबंध बनाना, अमेरिका के साथ भी और ईरान के साथ भी। अब भारत संतुलन स्थापित करेगा कि ज़्यादा ईरान के साथ नहीं जाएगा, नहीं तो अमेरिका नाराज हो जाए। इसका फ़ायदा चीन उठा लेगा। चीन तो चूंकि अमेरिका का प्रतिद्वंदी है, तो चीन चाहेगा कि ईरान को अपना पक्ष में ले लो, और ईरान भी चीन का पक्ष में चल जाएगा, क्योंकि भारत से उतना सपोर्ट नहीं मिलेगा जितना वो चीन से सपोर्ट प्राप्त कर लेगा। तो चीन की तरफ ईरान जा सकता है, यह भारत के लिए चुनौतीपूर्ण होगा। और अगर ईरान चीन की तरफ चल जाएगा तो इस रूट पर क्या होगा, समझ रहे हैं? इस रूट पर भारत का प्रभाव कम हो जाएगा, चाबहार पर भी प्रभाव कम हो जाएगा, और आपका इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर पर भी प्रभाव कम हो जाएगा। एकदम बातों को फिगर से समझना है, यहाँ पर नक्शा देखिए, बात को समझिए। ठीक है, यह भारत पर चुनौतीपूर्ण प्रभाव ये सब पड़ेगा। आगे देखते हैं खाड़ी देशों में भारतीय प्रवासियों का असर। खाड़ी देश में जितना भी मिडिल ईस्ट का देश वो सब खाड़ी देश कहलाता है, क्योंकि वहाँ पे पेट्रोल वगैरह मिलता है। ठीक है, वहाँ पर बहुत सारे भारतीय भी काम कर रहे हैं। अगर ईरान और अमेरिका का युद्ध छिड़ जाता है तो सारे के सारे जो भारतीय वहाँ काम कर रहे हैं वो अपना देश वापस आ जाएंगे, उनका रोजगार चला जाएगा, और वहाँ जो पैसा कमा के भारत बेचते थे, है ना, वो भी आना बंद हो जाएगा, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा का जो भंडार है वो कम हो जाएगा। इसी बात को यहाँ पर समझा रहा है कि खाड़ी देशों में 80 लाख भारतीय प्रवासियों की नौकरी खतरे में पड़ सकती है यदि संघर्ष बढ़ता है। तो विदेशी मुद्रा प्रवाह यानी रेमिटेंस जो है उस पर असर पड़ सकता है, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था प्रभावित होगी। जो मिडिल ईस्ट से कमा कर पैसा लोग भारत में अपने परिवारों को भेज रहे थे, इससे भारत का इनकम बढ़ रहा था, ये अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे भारत को पैसा आना बंद हो जाएगा। दूसरा देखिए, इस्लामी देशों से संबंध की जटिलता। अगर ईरान से भारत का संबंध खराब हो जाता है तो समझिए कि ईरान से संबंध खराब होने पर इस्लामिक अन्य देशों के साथ भी भारत का संबंध खराब हो जाएगा, क्योंकि अभी हो न हो, घोषित या अघोषित, ईरान अभी इस्लामिक देशों का अगुवाई कर रहा है। वो अकेला अपने दम पर फलस्तीन का युद्ध लड़ रहा है और अपने आप को इस्लामिक देशों का अगुवा, मुखिया बनाने का चेष्टा कर रहा है ना। इसके लिए वो इजराइल से भी लड़ रहा है, इसके लिए वो अमेरिका से भी लड़ जा रहा है। तो निश्चित ही है कि अगर ईरान से भारत का संबंध खराब होता है तो अन्य जो इस्लामिक देश है उससे भी भारत का स्थिति ठीक नहीं रहेगा, जिससे भारत को नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, ईरान भारत को चीन के पक्ष में नजरअंदाज कर सकता है। यही बात है। इससे फिर क्या होगा कि ईरान नाराज हो जाएगा और ईरान चीन के पक्ष में चल जाएगा, तो भारत को प्रॉब्लम होगा। तो निष्कर्ष देख लीजिए, बस यही निष्कर्ष है कि भारत को इस संघर्ष में ऊर्जा सुरक्षा, कूटनीति संतुलन और व्यापारिक हितों को ध्यान रखते हुए संतुलित नीति अपनानी होगी। भारत को एक ऐसा नीति अपनाना होगा जो अमेरिका और ईरान दोनों को एक साथ साध सके। ठीक है, दोनों के साथ संबंध खराब ना हो, दोनों के साथ अच्छा संबंध बना रहे। यदि भारत तेल आपूर्ति का विविधीकरण, चाबहार पोर्ट का विस्तार और कूटनीति लचीलापन बनाए रखता है
तो यह संकट अवसर में बदल सकता है। यदि भारत इन दोनों के बीच में अपना रणनीति और अपना कूटनीति को लचीलापन रखता है, कुछ अमेरिका के पक्ष में, कुछ ईरान के पक्ष में, तो दोनों से प्रॉफिट कमा सकता है और अपना देश को अधिक से अधिक लाभ पहुंचा सकता है। तो ये इस तरह से ये हम लोग आज ने देख लिया कि अमेरिका ईरान के बीच में संघर्ष का इतिहास क्या रहा है, उसका मुख्य कारण क्या है और उसका प्रभाव भारत पे क्या पड़ेगा, अपना देश पे क्या पड़ेगा और देश का इकोनॉमी पे क्या पड़ेगा, उसको हम लोगों ने समझ लिया है। तो बस इसी को आज हम लोगों ने समझा है। कल इसका हम लोग टेस्ट ले लेंगे। तो अभी बीपीएससी का टेस्ट चल रहा है और इसी टेस्ट में ये सब मटेरियल दिया जाता है, इसका एक्सप्लेनेशन कर दिया जाता है। आप इसको समझिए और टेस्ट में हिस्सेदारी लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।